वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग सुपर ग्रेट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और आपको इंतजार है कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर आप ठीक करके आए हैं। तो इन्हीं को जानने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 के बाद हम सेट नंबर 2 एंड 3 के डिफरेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एमसीक्यू में सिर्फ और सिर्फ शफलिंग की गई थी सेट नंबर 1, 2 एंड 3 में। तो शफलिंग के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को सेट नंबर 1 से कनेक्ट करते हुए इसमें आप अपने आंसर्स को जानें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 को। सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी गई थी। पहली स्टेटमेंट थी कि क्या एक्सेंट सेविंग और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट जो है वो बराबर होती हैं एट द ओ लेवल ऑफ इनकम। इसको ठीक माना गया है। इसके अलावा आपको सेकेंड स्टेटमेंट दी गई थी कि अंडर द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल टू द एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही मानी गई थी। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट आंसर था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। पहचाने कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सामान्य निवासी नहीं माना जाता, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। न्यूयॉर्क स्थित एक अमेरिकन कंपनी में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्यरत एक भारतीय। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय का उपभोग किया जाता है तो निवेश गुणक का मूल्य क्या रहेगा। ये अनंत रहेगा, क्योंकि संपूर्ण आय को उपभोग कर लिया गया है। जितना ज़्यादा उपभोग उतनी ज़्यादा मल्टीप्लायर। तो इस तरीके से इसका आंसर था डी ऑप्शन, यानी कि इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार संतुलन 200 करोड़ रुपए का घाटा दर्शा रहा है और आयात का मूल्य 900 करोड़ है तो निर्यात का मूल्य क्या रहेगा। निर्यात का मूल्य रहेगा बेटा आपका 700 करोड़। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। श्री श्रोत्रा द्वारा एक नए घर के क्रय के लिए बैंक से लिया गया ऋण उपरोक्त कथन में मुद्रा का कौन सा कार्य है। बैंक से अगर लोन लिया गया है तो वो फ्यूचर की किसी डेट पर जाकर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो काम था वो था मनी का स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, यानी कि विलंबित भुगतान के मानक। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तालिका आपको एक दी गई है, उसमें अलग अलग स्तर दिए गए हैं आय के, और आपको पहचानना है कि आय के कौन से स्तर पर एपीएस की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100 जो है वो आपका करेक्ट आंसर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक जमा राशि 4000 करोड़ है और आरक्षित अनुपात यानी कि रिजर्व रेशो 10% है तो सृजित कुल जमा का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये रहेगा आपका 40,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। उन सभी कारणों की पहचान करें जो किसी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। इसमें आपका पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 जो थे वो आपके करेक्ट थे। तो इस तरीके से सेकेंड एंड थर्ड को इंक्लूड करते हुए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। पहचान करें कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र यानी कि ट्राइंगल आपको दिया गया है EFG, ये आपका क्या प्रदर्शित करता है। तो आपका बेटा ये जो ई पॉइंट है ये प्रदर्शित करता है आपका बचत जो है वो 0 के बराबर है। इसके अलावा जो बाकी शेडेड पोर्शन है ये आपका शो किया जाता है उपभोग जो है वो आय से कम है, यानी कि कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, फॉर श्योर करेक्ट है थर्ड ऑप्शन। लेकिन थर्ड ऑप्शन के साथ आपको कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता। तो इस तरीके से आपका बी और सी दोनों ऑप्शंस को करेक्ट मान लिया गया है। आपने इन दोनों में से जो भी किया होगा आपका करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। भुगतान संतुलन के घाटे का मापन डैश लेन देन के आधार पर किया जाता है, यानी कि स्वायत्त। यहाँ पर रहेगा आपका ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 से आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आया हुआ है 11 में। आपको यहाँ पर NVAFC निकालना था। तो जब भी आप प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलता है GVAMP, और यहाँ पर न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज़ दी गई थी वो थी आपकी डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स दिए गए थे। इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे और उनमें से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपका आ गया 80, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर रहा होगा 57 लाख रुपीज़। और आपका सेट नंबर 2 में भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, सेम फिगर्स थी,
लेकिन आपका सेट नंबर 3 में ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था और कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर चेंज किया गया था, तो इसलिए इसका आंसर 97 लाख रुपीज़ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट अगर आपने ऑप्ट किया है तो यहाँ पर आपको नेट फाइंड आउट करना था। इसके अलावा आपको 4 वैल्यूज़ दी गई थी, इसका कोई यूज़ नहीं था क्योंकि NFIA की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, ये दोनों मेजर में ही नेशनल दिया गया था। तो आइए देखते हैं बी पार्ट। तो इस तरीके से आपका आंसर रहा होगा 200 करोड़ रुपीज़। दिस वाज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग द सिचुएशन ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट। सबसे पहले तो दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, यानी कि ये स्टेटमेंट जो थी वो करेक्ट नहीं थी। उसका रीज़न ये है कि इसके अलावा भी 2 कंपोनेंट होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा डेफिसिट होने की वजह से भी करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट हो सकता है। इसको समझाना था आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से, जिसमें आप तीनों कंपोनेंट को लेते हुए समझाएंगे। So the trade deficit may or may not exist if a country is facing the situation of the current account deficit. Now question number 13, मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था संतुलन में है और आंकड़ों के द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय की गणना कीजिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट वो आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय आय जो है दी गई थी, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम दी गई थी 10,000 करोड़। इसके अलावा आपका MPC 0.8 दिया गया था, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपका 100 करोड़ दिया गया था, और इक्विलिब्रियम कंडीशन आप सबको पता है कि ये रहती है AS/AD के बराबर होगा। तो कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट को प्लस करते हुए आपने सॉल्व किया होगा, तो इसका आंसर रहा होगा 1900 करोड़ रुपीज़। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट अगर आपने किया था तो उसके फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि मुद्रास्फीति को कम करने के उद्देश्य से सरकार सार्वजनिक व्यय को कम कर सकती है और सरकार के द्वारा उठाए जा सकने वाले इस प्रकार के कदम के तर्क के आधार पर चर्चा करें। देखिएगा यहाँ पर जैसे ही उसने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया होगा तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो लोगों की आय जो है वो कम हो जाएगी। आय कम होने के साथ साथ लोगों की परचेसिंग पावर कम होते हुए वस्तुओं के प्राइसेस जो है, वस्तुओं की कीमतें जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ 14A का सेकेंड पार्ट, यहाँ पर एक डेफिनेशन पूछी गई थी इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, यानी कि प्रभावी मांग के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। ये थी आपका इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल रेफर्स टू आवर सिचुएशन इन विच इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि AD जो है आपका AS के बराबर होता है। यहाँ पर किंग्स के अनुसार प्रभावी मांग संतुलन का बिंदु वह बिंदु है जहां पर कुल मांग कुल आपूर्ति के बराबर होती है। आपने 14 क्वेश्चन का बी पार्ट ऑप्ट किया होगा, तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि माल सूची के अनभिप्रेत संचय के अर्थ को उल्लेख कीजिए, यानी कि स्टेट द मीनिंग ऑफ द अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ द इन्वेंट्रीज। ये था आपका unintended accumulation of inventory is the stock of goods due to the fall in the sales or the situation where the business end up holding more inventories than the initially plan या desire। तो यहाँ पर बेसिकली क्या था कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ डिमांड से ज़्यादा रहा होगा, तो इसलिए अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है, उसी को कहते हैं अनइंटेंडेड इन्वेंट्रीज। नाउ 14 का बी पार्ट का सेकेंड पार्ट है आपका इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा थी। एग्रीगेट डिमांड के ज़्यादा होने की वजह से इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट रहा होगा, यहाँ पर आपको आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को लेते हुए समझाना था। तो यहाँ पर तीनों का लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ, तीनों का लेवल यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप रहेगा, बेस प्राइस स्पाइरल रहेगा, स्टैटिक GDP रहेगा एंड द लॉस ऑफ प्रॉफिट रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प इन रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इसको जस्टिफाई आपको करना था स्टेटमेंट को। आंसर वाज ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट by RBI on behalf of the government
यहाँ पर वो सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज करके जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट, ए का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है, सरकार के राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पर पूछा गया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंशिएशन, और उसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताना था। इसके सेकेंड पार्ट पर आ जाइएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा गया था कि अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर वेरियस बेनिफिट like the reduce import export duties, incentive to the investors, tax rebate. In the light of the above statement, identify budget objective and its consequences. यानी कि आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर कौन सा बजट ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। यहाँ पर था एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा इसके इकोनॉमी पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, वो थे आपका रिड्यूस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, इट विल एक्सपैंड द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, and also this will increase the investment in the export oriented industries. इसके अलावा आपका जीडीपी जो है बढ़ जाएगा, टैक्स रिबेट मिल रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा, सब्सिडी एंड द टैक्स रिबेट, दिस विल फुलफिल द सोशो इकोनॉमिक गोल्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट था आपका, अंडर द जीरो इफेक्ट स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड अप टू 80% सब्सिडी टू द मिनी स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके अंदर आपको गवर्नमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता नजर आ रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना था। ये था जीरो इफेक्ट स्कीम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव था वो था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके जो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं वो है हमारे सब्सिडी ऑफ द एमएसएमईज, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ जाएंगी। दूसरा इसमें है, इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो रहेगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि आय का समान वितरण, आय तथा रोजगार का समान वितरण। इसके अलावा आपका सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर भी यहाँ पर पूरा होता है, यानी कि सामाजिक कल्याण। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 के बी पार्ट का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये आप कर चुके होंगे, यानी कि आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट करना था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, आपको यहाँ पर एक न्यूज़ दी गई है इकोनॉमिक्स टाइम्स की, और वहाँ ये बताया गया है कि आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी सेल्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो इसकी वजह से सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर बताना था कि जीडीपी पर इसका क्या इम्पैक्ट है और वेलफेयर पर क्या इम्पैक्ट रहा होगा। इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ेगी। दूसरा इसमें क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल था तो ये पोल्यूशन फ्री है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी बढ़ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 का ही बी पार्ट हम देख लेते हैं, डिस्कस ब्रीफली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, यानी कि द्विक्षेत्रक अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। आपको बहुत इजी क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट था, आपको फ्लो चार्ट बनाना था, फ्लो चार्ट बनाते हुए आपको इसको समझाना था, टू सेक्टर को, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को लेते हुए। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी कम टू द सेक्शन बी, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 18 क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये आपका एक असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन पढ़ लेते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत एक मजबूत औद्योगिक आधार विकसित नहीं कर पाया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा है, अंग्रेजों ने प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों का पालन किया था जिससे कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को मजबूती मिली थी। दिस वाज रॉन्ग। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर था यहाँ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। कॉलम नंबर 1 में कुछ इवेंट्स दी गई हैं चाइना के बारे में, और कॉलम नंबर 2 में उनसे रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं, यानी कि कुछ फैक्ट दिए गए हैं। तो आपको करेक्ट पेयर यहाँ से निकालना था। करेक्ट पेयर में आपका रहेगा सी। Now come to the question number 20. After independence, the rationale behind choosing the modernization as the planning objective for the Indian economy was, it was the first है आपका
टू ब्रिंग द पॉजिटिव चेंज इन द सोशल आउटलुक, ये वाला था आपका। इसके अलावा थर्ड था टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना इसका उद्देश्य था। और दूसरा था प्रौद्योगिकी उन्नयन, यानी कि आपका फर्स्ट एंड थर्ड मिला के जो आपका आंसर बनेगा वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक पिक्चर शो हो रही है। इस पिक्चर से आप कौन सी एक्टिविटीज का अंदाजा लगा पा रहे हैं? तो इसका आंसर था आपका पशुपालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फिर से आया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 है आपकी, आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है, यानी कि बाह्य प्रापण वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 थी आपकी, ओइंग टू द ग्लोबलाइजेशन मैनी इंडियन कंपनीज हैव एक्सपेंडेड देयर ऑपरेशंस अब्रोड, यानी कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से भारत की भी बहुत सारी कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस को बाहर तक फैलाया है, दूसरी कंट्रीज तक। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1988 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। कथन 1 और 2 फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और पहली जो स्टेटमेंट है वो है, चाइना हैज यूज द मार्केट सिस्टम मैकेनिज्म विदाउट लूजिंग द पॉलिटिकल कमिटमेंट टू क्रिएट द एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। दिस वॉज करेक्ट। एंड द स्टेटमेंट नंबर 2 है, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना हैव द सिमिलर endowment but totally different political system. This was also correct. So both the statements were true, यानी कि ऑप्शन नंबर सी was your correct answer. क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइएगा। डैश इंडिकेटर it may be defined as the measure of the extent of the demographic participation in the social and the political decision making in a country. The answer was liberty. Liberty यानी कि ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 अगेन एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट नंबर 1 है, कैजुअल वर्कर्स आर हायर ऑन द परमानेंट बेसिस एंड ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी। ये बिल्कुल गलत है। ये दोनों ही बेनिफिट कैजुअल वर्कर को नहीं होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है, वर्कफोर्स कंप्राइजेज बोथ द एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी वॉज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। द स्कीम ऑफ द माइक्रो फाइनेंस जो है वो किसके अंडर काम कर रही है? वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, स्वयं सहायता ग्रुप। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 में आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है। इसका ए में आपको स्वेज नहर के खुलने से भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार नियंत्रित स्थापित करने में सहायता मिली। वैध तर्क के द्वारा इसका औचित्य सिद्ध कीजिए। पढ़ लेते हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स between the India and the Britain, promote the monopoly control over the India's foreign trade by British government. Now come to the question number 28 का बी पार्ट अगर आपने ऑप्ट किया है, डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एनक्रीज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे के विकास ने भारतीय संसाधनों के औपचारिक शोषण को प्रोत्साहित किया। इसको वैध तर्क के द्वारा आपको समझाना था। तो आइए देख लेते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने रेलवे को डेवलप किया था उसके क्या इम्पैक्ट थे इंडियन इकोनॉमी पर। सबसे पहला इम्पैक्ट ये था कि जो कच्चा माल था देश के विभिन्न क्षेत्रों से वो पोर्ट तक पहुंचाया जा रहा था। दूसरी चीज़, जो फिनिश गुड्स थी जो ब्रिटेन से आ रही थी, वो ब्रिटेन से आने वाली सभी फिनिश गुड्स को देश के विभिन्न इलाकों तक आसानी से पहुंचाया जा रहा था। तो इससे क्या हुआ था, इससे उनकी मोनोपोली स्थापित हो गई थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड को लेकर। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये था कि इसने इंडियन एग्रीकल्चर को, यानी कि भारतीय कृषि का कमर्शलाइजेशन कर दिया था, और जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी जो है वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट हुई थी। Now come to the question number 29. Explain the role of the affordable healthcare facilities in promoting the human capital in India. इसका क्या impact था?
ये था आपका एक्सपेंडिचर इन द हेल्थ सर्विसेज मेक अ मैन मोर एफिशिएंट एंड मोर प्रोडक्टिव। हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली जो है वो हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लेबर को बढ़ा रहे थे। इसकी वजह से यानी कि इफ़ द हेल्थ केयर विल बी कॉस्टली, अगर वो कॉस्टली होगी तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और एक हेल्दी वर्कफोर्स हमारे पास नहीं रहेगी प्रोडक्शन कार्य को करने के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द गिवन डाटा, आपको यहाँ पर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का डाटा जो है इस टेबल में दिया था और यहाँ से पूछा गया था कि डेंसिटी एंड फर्टिलिटी रेट ऑफ द चाइना एंड पाकिस्तान के बारे में आपसे पूछा गया था। इसके अलावा पॉपुलेशन भी था। तो इन पॉइंट्स को लेते हुए आपको टेबल को एनालाइज करना था और इसमें जो की पॉइंट्स आपको लिखने थे वो थे कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर इन द पाकिस्तान in comparison to the China, and it shows that the Pakistan is more crowded, and fertility rate is 3.6 in Pakistan, which is more than double in China. It was impact of the one child policy which was implemented in China. तो इस तरीके से आप इस टेबल को डिफाइन कर सकते थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट पे देखिएगा, यहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन it is an essential element of to obtain the full potential of the rural economy in India. तो द आंसर इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी था ग्रामीण विकास के लिए, क्योंकि गांव में हमारी बल्क पॉपुलेशन रहती है और उसको डेवलप करने के लिए हमें गांव को विकसित करना है और गांव को विकसित करने के लिए उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपका रूरल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट, इस तरीके से इन सब का होना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा अगर हमारे पास एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा गांव में तो किसानों को उनकी फसल के बहुत अच्छी कीमतें मिल जाएंगी और सही वक्त पर उनकी फसल को वो बेच सकते हैं। सो नाउ कम टू द 31 का ए पार्ट का सेकंड पार्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आपको बेसिकली देनी थी यहाँ पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। यानी कि वैल्यू एडिशन में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी स्किल होनी ज़रूरी है। 31 का बी में इफ़ अ नेशन लाइक इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट एवेन्यूज फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि किस तरीके से 31 का बी पार्ट कि किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। पूंजी की कमी होने की वजह से यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ग्रोथ इन द फॉर्मल सेक्टर रिक्वायर द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है नहीं, तो इसकी वजह से लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया इज इन द पॉवर्टी। इन दिनों बहुत सारे स्टार्टअप आप देख रहे हैं और इन स्टार्टअप के जरिए हम क्या करते हैं कि हमारे लेटेंट रिसोर्सेज, जो हमारे फिजूल पड़े हुए रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करके हम उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये सिर्फ पॉसिबल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए। सो द क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है और ग्राफ में दो कर्व हैं। कर्व नंबर 1 में आपको जीडीपी शो कर रहा है ऊपर वाले कर्व में, नीचे वाले कर्व में जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है। और जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जीडीपी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जीडीपी बढ़ने के साथ एम्प्लॉयमेंट उस दर से या उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जिसकी वजह से हम जॉबलेस ग्रोथ को यहाँ पर डिफाइन कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप कहाँ पर कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी कितनी बड़ी, इसको एनालिसिस करते हुए लिख सकते थे। नाउ कम टू द बी पार्ट। यहाँ पर आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशो पूछा गया था। वर्कर पॉपुलेशन सिंपल है, नंबर ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, दिस वाज द फॉर्मूला। इसके अलावा आप इसको वर्ड्स में भी अगर लिख के आए हो तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। Now come to the question number 33 का A, Indian economy has a certain advantages which has made it a favorite outsourcing destination। तो इसके लिए आपको वैलिड रीज़न देने थे, तो देख लीजिएगा। सबसे पहला रीज़न जो है वो है यहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल होती है इंडिया में, और सेकेंड है स्किल एंड एक्यूरेसी, थर्ड है रिवोल्यूशनरी ग्रोथ एंड द आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इनकी वजह से यहाँ पर ये बेस्ट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। 33 का ए में ही सेकेंड पार्ट देख लीजिए। इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू प्राइवेटाइज प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज।
सबसे पहले तो हम इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करते हैं, क्योंकि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में हम प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज को प्राइवेटाइज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे थे। यहाँ पर गवर्नमेंट का मकसद था कि जो पुअर परफॉर्मिंग पीएसयूज थी उनको प्राइवेटाइज किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लॉसेस, घाटे में चल रहे थे, एफिशिएंसी नहीं थी काम में, बहुत ज़्यादा करप्शन फैल गया था। इन सब चीज़ों को हटाने के लिए प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट, यानी कि एक्सप्लेन द नीड एंड द टाइप ऑफ द लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो लैंड रिफॉर्म लाए गए थे उनके बारे में बताना था। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप कर सकते हो। नेक्स्ट आप बुक में देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म पुअरली इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड में इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस थी वो आपको यहाँ पर बतानी थी। ये भी आपका 2 नंबर का था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, आप अच्छे से कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर आपको एक पैसेज वाला क्वेश्चन आया था। यहाँ पे इसके 3 पार्ट थे। आपको पैसेज को पढ़ना था और उसी में से आपको क्वेश्चन के आंसर देने थे। आपको फर्स्ट जो आया था वो था डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से दे सकते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को देखते हुए प्रेजेंट में रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के तरीके को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड आपका बी पार्ट है स्टेट द पब्लिक प्रोजेक्ट एरियाज वेयर द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वाज फोकस्ड। तो यहां पर देखिएगा आपका इसका आंसर यहां से था। द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इट विल फोकस ऑन द फाइनेंसिंग पब्लिक प्रोजेक्ट। यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड द वेस्ट मैनेजमेंट एंड द पॉल्यूशन कंट्रोल। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। नाउ क्वेश्चन नंबर सी जो था ये है हाउ कैन बी द बिजनेसेस गेट बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस से बिजनेसेस को कैसे कैसे बेनिफिट हो रहे थे। तो यहाँ से आप 3 पॉइंट इजीली लिख सकते थे। तो इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना था। बिजनेसेस टेक द ग्रीन फाइनेंस एंड गेट द बेनिफिट इन वेरियस वे। फर्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इट कैन कीप देम फॉलो द डिफरेंट एनवायरमेंटल नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस एंड दस अवॉइड द पॉसिबल फाइन्स, पहला। और दूसरा है यहाँ पर अडॉप्टिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एनहांस द ब्रांड वैल्यू ऑफ द बिजनेसेस। एंड थर्ड आपका यहाँ से था कस्टमर्स tend to prefer the brand that adapting the clear sustainable development practices। तो इस तरीके से आप इसके 3 पॉइंट जो है यहाँ से इस पैराग्राफ में से लिख सकते थे। नाउ सेट 1 कंप्लीट हो चुका है एंड सेट 3 का 16 नंबर क्वेश्चन जो था वो सेट नंबर 1 में नहीं था, तो ये हम कर लेते हैं। 16 में आपका गिव इट अप कैंपेन के बारे में पूछा गया था और यहाँ से पूछा गया था कि इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो गिव इट अप कैंपेन जो थी वो इनक्रेज कर रही थी कि जिन फैमिलीज की इकोनॉमिकल हालत जो है वो बहुत अच्छी है वो गैस सिलेंडर को खुद से सरेंडर कर सकते हैं ताकि जिनको ज़रूरत है उनको मिल पाए। तो इसके पीछे जो सरकार का ऑब्जेक्टिव था वो था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड टारगेटेड सब्सिडी टू द इकोनॉमिकली disadvantaged group and ensure the resources are allocated more efficiently। सेट नंबर 2 में 34 क्वेश्चन भी आपका सेट नंबर 1 में नहीं था, तो ये हम देख लेते हैं। 34 में आपका ए पार्ट था कि संरक्षणवाद यानी कि आपका प्रोटेक्शनिज्म के बारे में पूछ रहा है। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म ने किस तरीके से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट इज डिफेंडेड प्रोटेक्शनिज्म इज द प्री रिफॉर्म पीरियड दैट हैज़ फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इसमें कोटा टैरिफ के साथ एक्सप्लेन करते हुए आप इसके बारे में बता सकते थे। इसके साथ ही हम अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं और आपको अपने स्कोर का अंदाजा हो गया होगा। अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई होप आप सब पास हो जाएंगे एंड गुड लक फॉर योर बेस्ट कोर्स। बाय बाय।